Right, but now talking about the keratoplasty. So by definition, it is this kind of operation in which the diseased cornea of the patient is replaced by donor's healthy cornea. दो तरह के ग्राफ्ट होते हैं बेटा, एक फुल थिकनेस ग्राफ्ट जिसमें पूरी कॉर्निया को हम जो है रिप्लेस करते हैं, एक होती है पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट जिसको हम लेमिनार केराटोप्लास्टी कहते हैं, फुल थिकनेस को हम पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं, एंड द पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट जिसको हम लेमिनार केराटोप्लास्टी कहते हैं। इसमें हम पार्शियल थिकनेस ऑफ द कॉर्निया को हम यूज़ करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो आपकी लेमिनार केराटोप्लास्टी है, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल लेमिनार केराटोप्लास्टी और एक होती है डीप लेमिनार केराटोप्लास्टी। ठीक है बच्चों, उसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं केराटोप्लास्टी की। एक होती है आपकी एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी जिसमें डेस्कीमेंट, इसको हम एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी जिसमें हम एंडोथीलियम को रिप्लेस करते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी ये कॉर्निया है, उसकी ये एपिथीलियम है, बॉमेंस लेयर है, स्ट्रोमा है, डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन है, ये एंडोथीलियम है। अगर एंडोथीलियम डैमेज हो जाए तो किस तरह की हम करेंगे केराटोप्लास्टी? फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी नहीं, पार्शियल थिकनेस केराटोप्लास्टी नहीं, एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी करेंगे। ठीक है, और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं डेस्कीमेंट स्ट्रिपलिंग एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी। एंड लास्ट टाइप ऑफ द केराटोप्लास्टी इज द लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर ये आपका कॉर्निया है, उसके जो ये रीजन होता है इसको हम लिम्बस कहते हैं, यहाँ पे स्टेम सेल मौजूद होते हैं। तो अगर वो ख़राब हो जाएं तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ओल्ड सेल्स को। असल में क्या होता है, जब कॉर्निया के ओल्ड सेल्स जाते हैं तो यहाँ स्टेम सेल से नए सेल के बन के आते हैं, यहाँ से स्टेम सेल से नए सेल बन के यहाँ आते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें स्टेम सेल ख़राब हो जाए तो वो इन पुराने सेल्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उस केस में हमें लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम ये ओल्ड डिजीज्ड स्टेम सेल्स को रिप्लेस करके नए सेल्स को यूज़ करते हैं, लगाते हैं, ग्राफ्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जिसको हम पार्शियल थिकनेस कहते हैं या फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी कहते हैं। पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी इज द फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी। ठीक है बच्चा, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सो द पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी सम इंडिकेशंस and everything about this. Penetrating keratoplasty is the full thickness keratoplasty. What are the indications and what cases we need to do this penetrating keratoplasty? The optical indications include the corneal opacity. If your cornea is opacified, what you have to do, if your cornea is opacified, what you have to do is you just have to remove that cornea out, have to replace with another very healthy full thickness cornea. Easy. If you are suffering from the bullous keratopathy in which your cornea is having bulla formation, this is the option for you. कार्नियल डिस्ट्रॉफी जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और उससे पहले हमने केराटोकोनस को डिस्कस किया था जिसमें थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग हो जाती है कॉर्निया की, तो उस केस में भी ये पूरा रिमूव करके कॉर्निया नया लगाया जाता है, full thickness. And some therapeutic indications to replace the inflamed cornea which is unresponsive to conventional therapy. I mean to say, if this is the cornea, good looking in dimensions but very much inflamed, इतना inflamed कि जो आपकी थेरेपी है, मेडिकल थेरेपी, उसको ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो क्या करें, इसको रिमूव करें और इसकी जगह पे आप फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी कर दें, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। ठीक है, इसके अलावा टेक्टोनिक इंडिकेशन इंक्लूड टू रीस्टोर द कॉर्नियल इंटीग्रिटी। होता नहीं, जैसे केराटोकोनस के अंदर या फिर डेस्मेटोसील के अंदर कॉर्निया काफ़ी थिन हो जाता है, तो अब थिन कॉर्निया को हम वहाँ पे बरकरार तो नहीं रख सकते, थिन कॉर्निया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि थिन कॉर्निया से फिर फॉरवर्ड बल्जिंग हो जाती है और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस केस में हमें वो थिन कॉर्निया निकाल के हमें पूरा नया कॉर्निया लगाना पड़ता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द आई, बट इट्स अ रेयर इंडिकेशन है। कुछ पेशेंट होते हैं ना बेटा जिनको आंखों में कॉर्निया के अंदर ओपेसिफिकेशन होती है, और वो ओपेसिफिकेशन हल्की सी होती है, वो भले विजन को अफेक्ट नहीं भी करती, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि वो कॉर्निया रिप्लेस करवाएं कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से, क्योंकि वो ओपेसिटी अच्छी नहीं लगती आंखों में, बड़ी बुरी सी लगती है, लेकिन रेयरली लोग करवाए, ये इंडिकेशन रेयर है बिल्कुल। डोनर टिश्यू जो है, जो आपको डोनेट करेगा कॉर्निया, तो डोनर के आई इज़ रिमूव्ड विद इन 6 to 24 आवर्स ऑफ द डेथ। एक पेशेंट है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जिसकी डेथ हो गई और उसने अलाउ किया था कि उसके ऑर्गन्स को यूज़ किया जाए, तो डेथ के तकरीबन 6 से 24 घंटे के बाद उसकी आइज़ निकालेंगे, उसका कॉर्निया निकालेंगे, इसको स्टेराइल कंडीशन में रखेंगे और फिर हम जो है उसको यूज़ करेंगे। लेकिन उसके कॉर्निया को प्रिजर्व कैसे करके रखेंगे? उसके कॉर्निया को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं मॉइस्ट चैम्बर के अंदर, ठीक है। द होल ग्लोब, पूरी आई को हम जो है
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 48 आवर्स के लिए। मॉइस्ट चेम्बर इसी को कहते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, व्हाट डू वी डू, वो एक्चुअली जो पेशेंट जो जिसकी डेथ हो गई थी उसका हमने पूरा ग्लोब निकाला 6 से 24 घंटे के ड्यूरेशन में, और ग्लोब निकालने के बाद उसको 4 डिग्री पे रख दिया 48 आवर्स के लिए। या फिर इसको हम मिक कैरी कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक और तरह का मीडियम है जिसको हम कहते हैं कॉफमैन मीडियम, ठीक है, मिक कैरी कॉफमैन मीडियम, ठीक है, MK मीडियम, जिसमें 2 हफ्तों के लिए रखते हैं। या फिर ऑर्गन कल्चर कर सकते हैं अप टू 4 to 5 वीक्स। असल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेटा वो यही है कि आपने जो डेड बॉडी का आई बॉल निकाला है, पूरा ग्लोब निकालना है, उसको प्रिजर्व करना है ताकि हम आगे यूज़ कर सकें पेशेंट जिसको ज़रूरत है उसके लिए। तो प्रिजर्व करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो आप मॉइस्ट चेम्बर में 4 डिग्री पे रखते हैं, या मिक कैरी कॉफमैन मीडियम होता है, या ऑर्गन कल्चर कर दें 4 से 5 हफ्ते के लिए। उसके बाद निकाल के पेशेंट जिसको ज़रूरत है उसको लगा दें। सर्जिकल टेक्निक क्या होती है, सबसे पहला ये होता है कि डोनर का कॉर्नियल बटन निकालेंगे। अब ये जो पेशेंट जिसकी डेथ हो गई थी उसका आपने पूरा ग्लोब निकाला, फिर उसको प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करने के बाद अब ज़रूरत आ गई है उसको यूज़ करने की, तो उसको सबसे पहले पूरा ग्लोब तो नहीं लगाना ना हमने, उसके पहले कॉर्निया को हम जो कॉर्नियल बटन है उसको एक्सरसाइज करके निकालेंगे, पूरे ग्लोब में से उसका कॉर्निया निकालेंगे। और दूसरा काम करेंगे, जो रेसिपिएंट है उसका भी कॉर्नियल बटन निकालेंगे। अगर फ़र्ज़ करो ये पेशेंट है जिसको कॉर्निया नया लगाना है, और ये पूरा ग्लोब है, ये कॉर्निया है उसका पेशेंट का जो जिसकी डेथ हो गई थी, पेशेंट की, ये उसका पूरा ग्लोब है, ये उसका कॉर्निया है। सबसे पहला काम करेंगे इसकी कॉर्निया निकालेंगे, फिर इसकी डिजीज़्ड कॉर्निया रिमूव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये नई वाली जो डेड पेशेंट की कॉर्निया थी उठा के इसको यहाँ पे लगा देंगे। सिंपल। चलें फिर लास्ट स्टेप ये सूचरिंग ऑफ द कॉर्नियल ग्राफ्ट इनटू द होस्ट बेड। ईजी है बेटा इस तरीके से। व्हाट वी डू आफ्टर दिस इज़, पेशेंट को स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं टॉपिकली, ताकि इम्यूनोलॉजिकल ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ना बेटा, जब आप कोई ग्राफ्ट लगाते हो बॉडी में तो फ़ौरन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, हम फिर स्टेरॉइड डाल देते हैं ताकि इम्यूनोलॉजिकल ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए। टॉपिकल एंटीबायोटिक भी देते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि क्योंकि जब भी ग्राफ्ट लगाते हैं तो ऑप्शन जो चांस होता है कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए, तो टॉपिकल एंटीबायोटिक भी देते हैं प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे। कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, दे मे बी रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द विजुअल एक्यूटी इन आइज़ विद द एस्टिग्मेटिज्म। उसके अलावा सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेसिव की ज़रूरत पड़ सकती है टॉपिकल स्टेरॉइड के साथ, जैसे कि सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड्स हो गए, साइक्लोस्पोरिन हो गया, एजाथायोप्रिन हो गया, ये वही काम करते हैं, यानी कि ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि वैसे तो टॉपिकल स्टेरॉइड को प्रीफर किया जाता है, लेकिन इफ़ द पेशेंट इज़ ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज, वैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज में ग्राफ्ट करते ही नहीं है, लेकिन लेट सपोज इफ़ द पेशेंट इज़ डायबिटिक और समथिंग लाइट, इफ़ इज़ अ स्मोकर, तो इफ़ यू थिंक द पेशेंट इज़ एक्चुअली समहाउ टू सम एक्सटेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, एंड इफ़ यू सस्पेक्ट दैट अगर उसके अंदर आप ग्राफ्ट लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप टॉपिकल स्टेरॉइड के साथ सिस्टमिक जो है इम्यूनोसप्रेसिव भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि स्टेरॉइड हो गए, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी के कुछ, एक तो मैंने शुरू में आपको बताया कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। इंडिकेशंस के बाद 3 चीज़ें बेटा, एक तो आपने डेड पेशेंट लिया, डेड पेशेंट की पूरी आई को निकाला, आई को निकालने के बाद उसको प्रिजर्व किया, उसके बाद आपने उस आई में से कॉर्निया निकाला, फिर डिजीज़्ड पेशेंट का कॉर्निया निकाला, फिर नए कॉर्निया को लगा दिया आपने, और साथ में जो एडिशनल थेरापी की ज़रूरत है वो भी आपने कर दी, ठीक है। लास्टली बेटा नाउ कम्स द पुअर प्रोग्नोस्टिक, कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं ये पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करने की, इसको ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ। राइट बेटा, सो द कंट्रा इंडिकेशंस टू दिस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी और लेट मी टेल यू 6 to 7 to 8 it's a list where you cannot go for this procedure. There are actually the host factors which actually affect the success rate of corneal transplantation. If you are suffering from all these, please do not go for keratoplasty. There are high risks that the transplant, the graft will be rejected or it will be not successful anymore. If you are suffering from the dry eye syndrome, that is the keratoconjunctivitis, number one thing, lost corneal sensation, severe corneal vascularization, right? That is, if there is lots of vascularization in the cornea, as seen in case of the active corneal inflammation,
So when you try to remove the diseased cornea out, if it is having lots of vascularization, it will bleed highly. So therefore it is contraindicated. Also, if there is a disease of the posterior segment of the eye, अनकंट्रोल्ड ग्लाउकोमा में भी हम कॉर्निया रिमूव करके नया नहीं लगाते क्योंकि फ्लूइड लॉस होने का खतरा होता है। क्रॉनिक यूवीआइटिस, क्रॉनिक डिजीज़ तो वैसे भी कभी हो बॉडी में तो हम नहीं करते ऑपरेशन, कोई भी प्रोसीजर हो। आईलिड एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि एक्ट्रोपियन, इंट्रोपियन और ट्राइशियासिस वगैरह। एक्ट्रोपियन इज आईलिड का बाहर टर्न करना, इंट्रोपियन आईलिड का अंदर की तरफ टर्न करना, ट्राइशियासिस जो है वो आई लैशेस का अंदर की तरफ ग्रो करना। सो दीज आर सम कंट्राइंडिकेशंस बेटा। इफ़ यू हैव वन ऑफ दिस, डोंट गो विद द full thickness keratoplasty. What about the complications once you are done, once you have actually grafted the cornea? Early on the complications can be wound leak कर जाए, आपने ये नया कॉर्निया लगाया और ये वाउंड लीक कर जाए और पीछे से एक्वा सिंबल जो है वो लीक कर जाए। फ्लैट एंटीरियर चैम्बर, वैसे तो ये आपका स्क्लेरा है, ठीक है, ये आपका कॉर्निया होता है, यहाँ पे आयरिस मौजूद होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे लेंस मौजूद होता है। फ़र्ज़ करें ये एंटीरियर चैम्बर है ना पूरा, ठीक है, ये वाला। अगर कॉर्निया आपने लगाई और कुछ इस तरीके से वो प्लेस हो गई तो एंटीरियर चैम्बर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और उसकी स्पेस कम हो जाएगी, इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। पॉसिबल है कि जो आपने कॉर्निया लगाया है बेटा उसका वाउंड सही नहीं हुआ और उस वाउंड के थ्रू जो आयरिस है वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स कर गया। Iris prolapse is also possible. Secondary infection is possible. Secondary glaucoma is possible. Why? Because of the flat anterior chamber, intraocular pressure will be raised and there will be the secondary glaucoma. Persistent epithelial defect, जब वाउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से हील ना करे। प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ द ग्राफ्ट, ये भी वजह हो सकती है, ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से भी ग्राफ्ट फेल हो जाता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस में से बेटा इम्यूनोलॉजिकल ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब आप नया कॉर्निया लगाते हो तो दैट एक्ट्स एज अ एंटीजन, सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट दैट एंटीजन, दैट कॉर्निया, एंड देयर मे बी द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है बेटा। इसके अलावा लेट कॉम्प्लिकेशंस में एस्टिग्मेटिज्म एंड द रिकरेंस ऑफ द डिजीज़, बार बार उस नए कॉर्निया के ऊपर मल्टीपल इन्फेक्शंस का होना और दूसरी बीमारियों का होना, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। एट नंबर 2 कम्स द लेमिलार केराटोप्लास्टी। इसकी दो टाइप्स में बताई थी, सुपरफिशियल और डीप केराटोप्लास्टी। लेमिलार केराटोप्लास्टी, सुपरफिशियल लेमिलार केराटोप्लास्टी, द पार्शियल थिकनेस एक्सिजन ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा। देखिए ना क्या होता है इसमें कि आपको पता है बेटा कॉर्निया की सबसे ऊपर एपिथेलियम होती है, फिर बॉमेंस लेयर होती है, फिर स्ट्रोमा होता है, फिर डेस्क्यूल मेम्ब्रेन होती है और एंडोथेलियम होती है। अगर आपका ये ऊपर एपिथेलियम, बॉमेंस लेयर और थोड़ा सा स्ट्रोमा ख़राब है और अगर आप इसको निकाल के इसकी जगह नया लगा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल लेमिलार केराटोप्लास्टी। सिंपल। इंडिकेशंस, सुपरफिशियल ओपेसिटी, तो ओपेसिटी जो कि ऊपर ऊपर मौजूद है, ठीक है, या मतलब कि एंटीरियर 1/3 ऑफ द कॉर्निया तक मौजूद है, तो फिर इसको आप रिमूव करें और आगे वाला ऐसा लगा दें और आप समझ सकते हैं अब डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी क्या होती होगी, जिसमें हम क्या कर, जब आपकी ओपेसिटी मतलब सॉरी if the opacity is present, just like this, starting from the top, deep नीचे तक मौजूद है ओपेसिटी, तो उसमें हम क्या करते हैं, in this case what we do, removal of the whole opaque tissue of the cornea almost to the level of the desciment membrane, ठीक है, we just reserve this endothelium। समझ आई बात। सुपरफिशियल में सुपरफिशियल पोर्शन निकाल के नया लगाते हैं, डीप में पूरा ये वाला पोर्शन ऊपर जितना भी डीप मतलब ओपेसिटी मौजूद है वो हम कॉर्निया निकालते हैं और उसकी जगह पे ग्राफ्ट लगा देते हैं कॉर्निया का। सो दिस इज द डिफरेंस। इंडिकेशन, कॉर्नियल ओपेसिटी इन्वॉल्विंग द इंटीरियर 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस। अगर 100% कॉर्नियल थिकनेस में होता ओपेसिटी फिर क्या करते, फिर तो हमें वो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करनी पड़ती, सही है, इस तरीके से। और अगर 90% ऑफ द हिस्सा जो है ऊपर से नीचे तक अगर आपका कॉर्निया का अफेक्टेड है तो उसमें डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी कहते हैं। अगर एंटीरियर 1/3 में हो तो सुपरफिशियल लेमिलर केराटोप्लास्टी करते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब ये 90% कॉर्नियल ओपेसिटी किस केसेस में बनती है, जैसे कि केराटोकोनस के केस में, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है कि नो एंडोथेलियल रिजेक्शन रिस्क, क्योंकि हम 90% रिमूव करते हैं ना, मैंने बताया पहले भी कि एंडोथेलियम को हम नहीं इसको डिस्टर्ब करते। सुपरफिशियल के अंदर तो हम वैसे भी इतना ऊपर वाला हिस्सा हटाते हैं, नया लगाते हैं, डीप में यहाँ तक हटाते हैं, नया लगाते हैं, लेकिन एंडोथेलियम फिर भी आपकी रिजर्व होती है। लास्टली कम्स द एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी। इसको हम डीप स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कहते हैं। इसमें इसकी एक वैरायटी है एक्चुअली। इसमें क्या कहते हैं, एक्चुअली डिजीज्ड एंडोथेलियम को निकालते हैं डेस्क्यूमेंट मेम्ब्रेन के साथ
वो उसके पास को अप्रोच करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप कॉर्नियो स्क्लेरल रूट से जा सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉर्निया से अंदर जा सकते हो। तो आपको पता है ना बेटा, ये आपकी अगर आई है लेट सपोज, तो उसमें ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है, तो आपकी मर्ज़ी है आप डायरेक्टली कॉर्निया से जाओ। नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, आपकी मर्ज़ी है डायरेक्टली आप कॉर्निया से जाओ या फिर आप जो है कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन से जाओ, अंदर जाएं और एंडोथेलियम को डेस्किमल मेम्ब्रेन को निकालें और उसकी जगह नया लगा दें। ठीक है, इसको हम एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कहते हैं, खास करके डीप स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी DSEK। इसकी इंडिकेशन क्या होती है बेटा, खास करके फिश एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी मैंने पीछे पढ़ा है, जिसमें एंडोथेलियम आपकी ख़राब हो जाती है, तो इस तरीके से आप उसको निकाल के नहीं लगा सकते हैं। एक होती है सूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी, इसमें भी एंडोथेलियम अफेक्ट होती है और हमने क्या करना होता है, पुरानी एंडोथेलियम डिजीज एंडोथेलियम को निकाल के नहीं लगानी होती है। एडवांटेज इसका ये है कि बेटा फास्टर विजुअल रिहेबिलिटेशन, रिकवरी भी बड़ी फास्ट होती है, टिश्यू हील बड़ा जल्दी करता है, बेटर विजुअल एक्यूटी ड्यू टू द लिटिल रिफ्रैक्टिव चेंज। इनका अंदर थोड़ा सा हिस्सा हम चेंज कर रहे हैं ना एंडोथेलियम का, बाकी थिकनेस को तो हम अल्टर नहीं कर रहे, तो विजुअल एक्यूटी भी बेहतर रहती है ऑपरेशन के बाद। लास्टली कम्स द लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग। फिर मैं पहले बताया था आपको कि इसमें क्या होता है बेटा कि इट इज़ द रिप्लेनिश ऑफ द लिम्बल स्टेम सेल पॉपुलेशन इन द पेशेंट विद अ सीवियर ऑकुलर सरफेस डिजीज एंड एसोसिएटेड विद द स्टेम सेल डेफिशिएंसी। आपको पता है बेटा, ये जो रीजन है, देखो ये है ना लिम्बल रीजन, यहाँ पे स्टेम सेल मौजूद होते हैं। बहुत सारी ऑकुलर डिजीज़ में क्या होता है, ये स्टेम सेल खत्म हो जाते हैं। अब स्टेम सेल खत्म हो गए तो पुराने सेल्स को रिप्लेस कौन करेगा, ये प्रॉब्लम होती है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर ये डिजीज्ड स्टेम सेल्स को बाहर निकालते हैं, इसकी जगह नहीं लगा देते हैं। ठीक है बेटा, कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें हमें इंडिकेटेड होता है कि भाई लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, when the large it is indicated in large number cases of corneal surface damage, ऐसे कंडीशन जिसमें कॉर्नियल सरफेस को डैमेज ज़्यादा होता है। कॉर्नियल सरफेस का बेटा डैमेज होना, जैसे कि कुछ कंडीशंस में लाइक द पोस्ट केमिकल बर्न्स, अगर आँखों पे केमिकल अटैक होता है, बर्न्स होते हैं, तो उसके बाद बहुत बड़ा एरिया जो है कॉर्निया का वो डैमेज हो जाता है, सुपरफिशियल एरिया, तो उसके बाद लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। इसी तरह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और पेम्फिगॉइड आपका ऑकुलर साइकेट्रिकल, जिसमें स्कैरिंग हो जाती है, और मल्टीपल लिम्बल सर्जरीज अगर हुई हैं, जैसे कि टेरिजियम के केस में डर्मोइड बिनाइन मैलिग्नेंट लिम्बल ट्यूमर्स के अंदर मल्टीपल यू परफॉर्म द सर्जरीज एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज एक्चुअली, आई मीन टू से, if there is post chemical burn, so this entire area will be damaged, and in this case what you want this damaged area to be replaced by the new cells. So what you do is you actually perform the limbal cell grafting, stem cell grafting. So stem cells keep on providing you with new cells, and new cells just they come on here and they replace the damaged tissue. So this is simple, right? So these are few indications you have to keep in your mind beta, and this is all about this chapter. Finally we are done with this chapter, cornea. So if you have any question beta, you can ask me anytime, anywhere. Thank you so much. Class dismissed.